आपका स्वागत है भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की इस क्लास में। मेरा नाम है इरशाद अली। आज के इस सेशन में हम चैप्टर 3 में संविधान का भाग 1 जिसको हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से जानते हैं, इस भाग को डिस्कस करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार के प्रश्न यहाँ से बने हैं, सभी प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस अभ्यास भी करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं संविधान की। यदि हम बात करें तो भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग थे। भारत के मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसमें 22 भाग 22 पार्ट्स थे, जिसमें आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। भाग 1 में हमने बताया था आपको जो संविधान के भाग हैं उन भागों को डिवाइड किया गया चैप्टर्स में, और चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है अनुच्छेदों में। और अगर कोई भाग बड़ा है तो उसी को चैप्टर्स में, अध्यायों में डिवाइड किया जाता है। अगर कोई छोटा भाग है तो उसको सीधे अनुच्छेदों में। तो भाग 1 को हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। संविधान का भाग 1 जो कि बात करता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। आपको सीधे टाइटल पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के भाग 1 में क्या वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें अब याद रखिएगा, संविधान का भाग 1 में 4 आर्टिकल्स हैं, टोटल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक इसमें है। हम इन अनुच्छेदों पर आज चर्चा करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो हमारी रिसेंट जो वर्तमान इश्यूज हैं उनको भी कवर करता है ये वाला भाग। ठीक है, हालांकि पूरा संविधान हमारा जो है वर्तमान इश्यूज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे देश की जो राज्य व्यवस्था है वो संविधान के आधार पर ही चलती है। ठीक है, तो हम एक एक करके चलना शुरू करेंगे। हम आज से ये समझना शुरू करेंगे कि संविधान के कौन से हिस्से पर भारत के इस राज्य व्यवस्था पर कहां इंपैक्ट होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पहले संविधान का अनुच्छेद 1। संविधान के अनुच्छेद 1 की यदि मैं बात करूं, इसमें पहला ही अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमने क्या किया है, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी लिया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी लिया है, ताकि आपको आइडिया लगे कि जब आप थ्योरी पढ़ते हैं इसकी या कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने के साथ प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। आपको कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप आदि कर सकते हैं। इसमें समझिए, देखिए अब हम पढ़ेंगे इसमें अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 की हम बात कर रहे हैं। 4 अनुच्छेद में तो पहला अनुच्छेद देखिए, भारत के संविधान का पहला ही अनुच्छेद बेहद इंपॉर्टेंट, जो हमको ऐसे ही याद होना चाहिए। भारत, उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंग्लिश में कहें, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, इसका मतलब को जानते हैं। देखिए, हम इतिहास में भारत के अलग अलग नामों को पढ़ते हैं, भूगोल में भारत के अलग अलग नाम हमें सुनने को मिलते हैं। तो भारत के अलग अलग नामों में यदि हम कहें, भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता था प्राचीन भारत में, जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता था, है ना, अभी भी कहा जाता है। और भारत को आप देखें, इंडिया भी कहा जाता है, भारत भी कहा जाता है। तो बहुत सारे नाम हमें भारत के सुनने को मिलते हैं। ऑफिशियली अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के संविधान में जो इतने सारे हमने नाम लिए हैं, भारत के संविधान में भारत के ऑफिशियल आधिकारिक नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा, भारत के 2 ही नाम हमें देखने को मिलते हैं, एक भारत और एक इंडिया। ठीक है, भारत एक इंडिया। तो इसमें पहले ही बताया हुआ है, भारत जो कि इंडिया है, भारत और इंडिया में कोई भी फर्क नहीं। तो भारत बोलें तब भी वही बात है, इंडिया बोलें तब भी वही बात है। क्लियर है आपको? ठीक है, और इस पर अभी बहस भी छिड़ी हुई थी कि भारत का नाम मतलब अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब इंडिया गठबंधन बना कांग्रेस का, तो जैसे ही इंडिया गठबंधन बना तो बीजेपी रूलिंग पार्टी है, उसने इंडिया शब्द को ही बाइकआउट करना शुरू किया, और उसका आधार यही बताया कि भारत नाम हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें भारत करना चाहिए। और हर जगह कुछ कुछ जगह उन्होंने देखा कि इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द यूज करना शुरू किया। ठीक है, तो आप ये चीज याद रखिएगा। तो भारत की जितनी भी ट्रीटीज या भारत के जो गजट सरकार जारी करती है, तो उस पर साफ साफ लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत सरकार। हिंदी इंग्लिश में है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और हिंदी में है तो भारत सरकार। दोनों ही सेम है, दोनों ही लिखा जाता है। तो संवैधानिक स्थिति हमारी क्या है आज भी, भारत अर्थात इंडिया, ये दोनों ही नाम हमारे लिए वैलिड हैं और इन दोनों ही नामों का चलन भी है।
हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी आप देखेंगे सरकारी गैजेट्स वगैरह जो होते हैं इन दोनों नामों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ? अब राज्यों का संघ, राज्यों का संघ का मतलब समझेंगे। देखिए भारत के लिए जो है आप ये याद रखिएगा संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भारत के लिए संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, संघ को इंग्लिश में हम यूनियन कहते हैं। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक है भारत संघ, ठीक है, एक है, मैं यहाँ को थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि देखिए भारत संघ की बात कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ का क्या मतलब होता है? ठीक है, भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। भारत संघ की हम बात करें तो भारत संघ की जब हम चर्चा करते हैं तो भारत संघ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखिए इसका मतलब थोड़ा सा सीमित है। सीमित कैसे? क्योंकि भारत और भारत के जो राज्य हैं यानी इंडिया प्लस इंडिया के जो स्टेट्स हैं इनके बीच में शक्तियों के विभाजन की बात करता है ये। ठीक है, इनके बीच में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की बात करता है। ठीक है, शक्तियों के विभाजन की। और आप जानते हैं अगर शक्तियों का विभाजन आप देखेंगे तो भारत के संविधान में शक्तियों के विभाजन के लिए 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें संघ को, यूनियन लिस्ट में संघ सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो है संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो भारत संघ का मतलब ये है। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब यही है। जैसे कोई भी स्टेट है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तो वो क्या है? भारत संघ का हिस्सा है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, भारत का राज्य क्षेत्र। अब हमने भारत संघ देख लिया, भारत संघ का मतलब शक्तियों का विभाजन, भारत और उसके राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया। अब भारत राज्य, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र इन टर्म्स के मीनिंग अपने अपने हैं। ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र का मतलब, या इसको बोलेंगे टेरिटरी ऑफ इंडिया इंग्लिश में, टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया का क्या मीनिंग है? इसका मतलब देखो, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीनिंग TOI लिख देता हूं मैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीनिंग है जो भारत संघ है, भारत प्लस इंडिया के जो 28 स्टेट हैं, फिर यूटीज हैं, फिर अर्जित क्षेत्र हैं भारत के। ठीक है, भारत में वे सभी हिस्से जिस पर भारत की संप्रभुता है। तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं और कुछ अर्जित क्षेत्र हैं, सब पर भारत की संप्रभुता है। ठीक है, वो कंबाइंडली कहलाता है भारत का राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, जो भारत का है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र भी राज्यों के रूप में, ठीक है, यूटीज के रूप में, अर्जित क्षेत्रों के रूप में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इन सब पर संप्रभुता है। संप्रभुता हमने आपको बताई थी कि भारत अपने किसी भी फैसले को, आंतरिक या बाह्य फैसले लेने के लिए खुद स्वतंत्र होता है। तो इन क्षेत्रों में भारत पूरी तरह स्वतंत्र है, पूरी तरह कंट्रोल है। तो ये कहलाएगा भारत का राज्य क्षेत्र। भारत संघ क्या है? भारत संघ केवल भारत राज्य क्षेत्र का एक हिस्सा है। मतलब आप कह सकते हैं उसमें केवल शक्तियों के विभाजन की बात करते हैं हम उसमें, भारत संघ में। समझ में आ गया आपको? चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर पहला आर्टिकल आपको समझ में आ गया, पहला आर्टिकल भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न बना आपकी परीक्षा में, देखिए यूपीपीएससी या यूपीपीसीएस प्री में एक क्वेश्चन आया था, आपको पूछा गया था। तो यहां पर पहला प्रश्न देखेंगे आज का, भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद यानी फर्स्ट आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको बताना है भारत अनुसार भारत है क्या है? भारत राज्यों का, भारत राज्यों का क्या है? फेडरेशन है, समूह है, यूनियन है, या कन्फेडरेशन है। ठीक है, अभी अभी देखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ, संघ के लिए क्या शब्द यूज किया गया था उसमें? संघ के लिए यूनियन शब्द यूज किया गया था। भारत राज्यों का संघ होगा यूनियन। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूनियन। अब याद रखिएगा जो अमेरिका है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके लिए कौन से शब्द का यूज किया गया है? फेडरेशन। ठीक है, अमेरिका के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया, हमारे देश के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, संघ शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए साफ साफ ये मेंशन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। क्लियर हुआ? चलिए अब आर्टिकल 1 समाप्त हुआ। यहाँ पर आर्टिकल 1 में भारत के बारे में बताया गया है। अब देखो आर्टिकल 1 के अनुसार यदि हम देखें, भारत में वर्तमान में अगर आप देखोगे तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 यूटी हैं। और ये वाले
इन सभी का वर्णन कहां पर लिखा हुआ है? इन सभी का वर्णन किया गया है अनुसूची 1 शेड्यूल फर्स्ट में। शेड्यूल फर्स्ट में इन सभी का वर्णन किया गया है। आगे हम बात करते हैं, देखिए अब आर्टिकल सेकंड को देखेंगे। आर्टिकल सेकंड कहता है अनुच्छेद 2 कहता है भारत में नए राज्यों एवं राज्य क्षेत्र, भारत में नए राज्यों और क्षेत्रों का प्रवेश जो भारत का हिस्सा नहीं है, आर्टिकल सेकंड के थ्रू, अनुच्छेद 2 के द्वारा। आप देखो भाई, ये हमारा देश है, ठीक। भारत के आसपास कोई क्षेत्र है, मान लो कभी युद्ध होता है भारत और किसी अन्य देश के साथ में, और भारत में कुछ क्षेत्र युद्ध के साथ, भारत दूसरे देशों के साथ युद्ध में कुछ क्षेत्र को जीत जाता है, और उस जीते हुए क्षेत्र को यदि भारत में विलय करना है तो आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा, ठीक है। भारत में नए राज्यों का या नए क्षेत्रों का, नए राज्यों का मतलब यहाँ बाहरी क्षेत्र की बात चल रही है, ठीक है। भारत जो भारत का हिस्सा नहीं है, विदेशी क्षेत्र है, सिंपली हम कहेंगे विदेशी क्षेत्र, ठीक है। भारत में विदेशी क्षेत्रों का प्रवेश, यहां पर आप ये याद रखिएगा, भारत में विदेशी क्षेत्रों का प्रवेश जब होगा तो आर्टिकल सेकंड का प्रयोग होगा, आर्टिकल 2 का। और इसको कौन कर सकती है? ठीक है, संसद के पास ये अधिकार है। आगे चलें तो देखो, ऐसे ही किया गया था पहले। यदि हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, सिक्किम विदेशी राज्य था। वहां पर गयाल नामक एक राजा का शासन चलता था। वहां के लोगों ने, सिक्किम के लोगों ने विद्रोह किया, और वहां के कुछ जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि हम अपना विलय या हम अपनी संप्रभुता भारत को सौंपना चाहते हैं। इस तरीके से सिक्किम का विलय भारत में हुआ। भारत से अलग क्षेत्र था, विदेशी क्षेत्र था सिक्किम, और भारत में प्रवेश हुआ तो आर्टिकल 2 के तहत आया थे, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो आर्टिकल 2 के हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ये कॉन्सेप्ट हो गया ऊपर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसका ये फैक्ट होंगे, इसके तथ्य कि 35वां संविधान संशोधन किया गया था, संसद ही कर सकती है। देखो, भारत में नए राज्यों का प्रवेश जो होगा उसमें संसद को अधिकार है। संसद ने कानून बनाया, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के थ्रू क्या किया गया? सिक्किम का भारत में विलय किया गया। अब बात आती है इसको जब विलय किया गया तो सह राज्य को स्टेट बनाया गया था इसको, ठीक है, राज्य का दर्जा नहीं मिला था, शामिल कर लिया गया था। अब अगला संविधान, अब उसको दर्जा देना पड़ेगा राज्य का, तो उसके लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया अगले ही वर्ष, 35वां 36वां 1974 1975। सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है, सिक्किम को भारत के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब देखो, एक संविधान संशोधन और हुआ है, माफ कीजिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। 100वां संविधान संशोधन, ये तो आपको दिख रहा होगा, रिसेंट ही है, 2015 में, लगभग वर्ष तो काफी हो चुके हैं, 8-9 साल, लेकिन 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 आया। अब क्योंकि ये आर्टिकल 2 से संबंधित है, इसलिए हमने यहां पर सबकी चर्चा कर ली। आपको ये ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मतलब जो करंट ज्वलंत मुद्दे हैं वो भी हमने शामिल कर लिए इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या हुआ, आपने देखा होगा, जो मतलब वैसे मैप में तो नहीं दिखता है, ठीक है, जो भारत और बांग्लादेश की यदि आप बाउंड्री देखेंगे, भारत, मान लीजिए ये इधर भारत है, और भारत और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है कुछ इस तरह की है। भारत और बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश की बाउंड्री कुछ इस तरह की है, ठीक है, ये मतलब ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया, इस बाउंड्री में कुछ चेंजेस किया गया। तो भाई भारत की बाउंड्री भी ऐसी है और बांग्लादेश की भी उसी तरह की है, दोनों तरफ से आप देखेंगे। तो फेंसिंग यदि करनी होगी हमें, इसकी फेंसिंग, यानी अगर हमें चार दीवारी या आप एक तरीके से कहेंगे बॉर्डर बनाना होगा, अपना सीमा सुरक्षित करनी होगी, तो इसमें ज्यादा फेंसिंग या ज्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये समझौता हुआ कि इस बाउंड्री को क्या किया जाएगा, सीधा किया जाएगा, इस तरह से, मतलब ऐसे, ये सीमा रेखा जो है भारत और बांग्लादेश की, इसको सीधा करेंगे तो इसमें ये क्षेत्र किसके पास जाएगा, बांग्लादेश के पास, और ये बांग्लादेश के क्षेत्र यहाँ भारत के पास आएंगे। तो भाई ये वाला क्षेत्र तो इंडिया का था पहले, एक बार फिर से बता देते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए ये इंडिया का एरिया है,
इंडिया का है और ये बांग्लादेश का एरिया है, ऐसे, ठीक है, ये बांग्लादेश का है। तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र, ये इधर का जो क्षेत्र है, ये बाउंड्री लाइन मानिए आप, इधर बांग्लादेश की है, तो ये भारत का क्षेत्र है, इधर का, ये पूरा भारत का क्षेत्र है, और ये इधर वाला ब्लैंक वाला इंडिया का है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे सीमा रेखा काफी टेढ़ी मेढ़ी है, तो इन दोनों को सीधा करने के लिए क्या किया गया, इस तरह से समझौता हुआ कि भारत का कुछ क्षेत्र उधर बांग्लादेश में चला गया और बांग्लादेश का ये वाले क्षेत्र जो इधर आए थे ये भारत को मिल गया। तो इस समझौते में 100वें संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश की जो सीमा थी, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के जो सीमा क्षेत्र थे, सीमा क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए अधिनियम ये लाया गया। वो आपको ये पता होना चाहिए कि जब सवाल में पूछेगा कौन सा अधिनियम है जो भारत और बांग्लादेश में सीमा क्षेत्रों के आदान प्रदान से संबंधित है, 100वां संविधान संशोधन। क्लियर हुआ? इसके तहत भारत ने 111 गलियारे, 111 एनक्लेव या 111 गांव कहिए आप, ठीक है, 111 क्षेत्र भारत ने बांग्लादेश को हस्तांतरित किए, बांग्लादेश को दे दिए, ठीक है, जबकि बांग्लादेश ने 51 गलियारे भारत को दिए। अब देखो, भारत के पास से ज्यादा क्षेत्र चला गया, ठीक है, याद रखिएगा, और भारत को कम क्षेत्र प्राप्त हुआ है। इसमें कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ दे कथन में, तो भारत को कम क्षेत्र प्राप्त हुआ भारत में, लेकिन इसमें फायदा हमारे देश का ही है, ठीक है। चलें आगे बात करेंगे, बांग्लादेश का तो है ही, हमारा भी फायदा है। आगे बात करते हैं, देखिए सवाल ले लेते हैं। इसमें देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात इसकी रक्षा, विदेशी मामले की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, ठीक है। आगे देखें, इसमें से आपको बताना है कौन से असत्य हैं, ठीक है। ये तीनों कथन पढ़ने के बाद आपको बताना कौन से गलत है। भारत में विलय से पूर्व सिक्किम जो है भारत का सह प्रांत था और 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया। तो इसमें हमने देखा, देखिए इसको आप ट्राई कीजिए और थोड़ा सा आप जो है इसको भी करने की कोशिश करें, ठीक है। तो भाई इसमें आप सारी चीजें देखो, जो हम प्रश्न कराएंगे, जो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते चलेंगे, वो आपको एज इट इज इंप्लीमेंट करवा करके हम बता रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके डाउट्स होंगे तो आप अपने डाउट्स भी भेजेंगे। चलें फिर इस प्रश्न को आप थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए और अटेम्प्ट करके मुझे एक तरीके से बताइए, या फिर आप खुद ही इवैल्यूएट कीजिए कि इसके उत्तर क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखो, सिक्किम के बारे में हम अभी अभी पीछे चर्चा कर ही चुके हैं, है ना। सिक्किम के बारे में हम ये बात कर ही रहे थे कि सिक्किम पूरी तरह से भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक है। सिक्किम भारत का हिस्सा पूरी तरह से नहीं था, और सिक्किम एक तरीके से बाद में, पहले जो सिक्किम के जो रक्षा और विदेशी मामले थे उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, ये ठीक है। भारत में विलय से पूर्व सिक्किम भारत का एक सह प्रांत था, ठीक है, हमको स्टेट बताया था, सह प्रांत उसको बनाया गया था। और जो 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 का, उसके बाद वो अभिन्न अंग बना। तो ये तीनों ठीक है, तो इनमें से असत्य वाला पूछ रहा है, तो इसमें से उत्तर हो जाएगा असत्य, तो इसमें से कोई भी नहीं है। क्लियर हुआ? इस तरह से हमने प्रश्नों की जो है प्रकृति भी हमें चेक करते चलना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, अगले आर्टिकल पर आते हैं अब अपने। चला जाए आगे, ठीक है। आर्टिकल 3 पर आते हैं। ये पूरा दिख रहा है आपको? मैं एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, पूरा विजिबल है? वेट करिएगा थोड़ा सा। हाँ अब शायद ठीक है। हाँ जी, ये देखिए, हाँ आर्टिकल 3 पर आते हैं हम लोग। आर्टिकल 3 पर आते हैं, दो आर्टिकल समझ में आ गए। भारत में जब भी कोई दो नए राज्यों का प्रवेश होगा तो आर्टिकल 2, प्रवेश का मतलब एंट्री या शामिल करना भारत में। अब भारत के जो मौजूदा 28 राज्य हैं, ये भारत है, भारत में अभी जानते हैं आप 28 राज्य हैं भारत के अंदर, ठीक है। भारत में कुल 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। और आप देखें कुछ समय पहले 2014 में तो 29 राज्य थे,
29 राज्य थे। तेलंगाना 2014 में बनने वाला नया राज्य था आंध्र प्रदेश से अलग। तो 29 से 28 कैसे रह गए, या फिर पहले और कम थे, तो ये बढ़ते हुए नंबर कैसे रह गया। आज का पूरा जो मतलब इसकी जड़ कहाँ पर है उसको बिल्कुल देखना शुरू करें। राज्यों का कॉन्सेप्ट भारत में आया कहाँ से, ठीक है, मतलब कैसे 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 राज्यों को क्रिएट किया गया। तो जब कभी भी भारत के जो एग्जिस्टिंग, जो भारत के अस्तित्व में ऑलरेडी राज्य हैं, भारत के जो 28 राज्य हैं, ये इन राज्यों में से किसी राज्य को तोड़कर या विभाजित करके दो राज्य बनाने हो। एक राज्य मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, और पहले मांग उठती रहती है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश या फिर एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग करके दो स्टेट बनाए जाएं इस तरह से। तो ये काम कौन कर सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश को या किसी भी स्टेट को, एक एग्जिस्टिंग स्टेट को विभाजित करके दो राज्यों बनाना, तीन राज्य बनाना, ये संसद के पास शक्ति होती है, संसद कर सकती है इसको, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या क्या चीजें करने का अधिकार दिया गया है संसद को। तो भारत में नए राज्यों का सृजन या निर्माण, नए राज्यों का सृजन कैसे होगा? जो एग्जिस्टिंग राज्य अभी तो है हमारे पास, उन्हीं में से काट करके बनाया जाएगा, या दो राज्य छोटे हैं उनको मिलाकर के मर्ज करके भी बना सकते हैं एक राज्य। तो मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, ठीक है, या उनकी सीमाओं और उनके नामों में परिवर्तन करना है। अगर आपसे पूछेगा यदि हमें उत्तर प्रदेश राज्य का नाम बदलना है, तो कौन से आर्टिकल के थ्रू बदलेगा? आर्टिकल 3 के थ्रू बदलेगा, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश राज्य से दो राज्य बनाने हैं, एक नया राज्य बनाना है, तो कौन सा आर्टिकल का यूज होगा? आर्टिकल 3 का। आर्टिकल 3 के अनुसार ये शक्ति संसद को दी है, पार्लियामेंट ही कर सकती है इसको, राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट ही करेगी इसको, पार्लियामेंट। अब आगे बात करते हैं, देखो अब इसके क्या फैक्ट्स हैं। तो भारत के संघ में मौजूद राज्यों में परिवर्तन हो सकता है इससे। ये राज्यों के क्षेत्र के आंतरिक पुनर्समायोजन, हमने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताया, लेकिन कभी कभी ऑप्शंस में आपको आंतरिक पुनर्समायोजन जैसे शब्द मिलते हैं। किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को एकजुट करके एक नया राज्य भी बनाया जा सकता है, या एक राज्य को तोड़ करके दो या तीन कुछ भी बना सकते हैं। जैसे वर्ष 2014 में क्या हुआ था, आंध्र प्रदेश राज्य से अलग करके तेलंगाना को बनाया गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को, अभी आपने देखा लेटेस्ट हमारे पास यहां तक 28 राज्य थे हमारे पास, सॉरी 29 राज्य थे। जो तेलंगाना था वो तेलंगाना 29वां राज्य था, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। उसके बाद में 2019 में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, ठीक है। स्टेट का दर्जा खत्म किया गया और जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, दो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, इन दोनों में विभाजित कर दिया गया। जब विभाजित कर दिया गया तो राज्य 29 थे। तो जब जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, इसमें शामिल था, ठीक है, राज्यों में शामिल था, तो 29 थे। अब राज्य का दर्जा इसका समाप्त हो गया तो एक कम हो गया यहाँ से, तो 28 तो राज्य रह गए, ठीक है। और दो यूटी बढ़ गई तो यूटी की संख्या बढ़ गई। पहले 7 यूटी थी, 7 की जगह अब ये 2 यूटी हो गई, तो यूटी हमारे पास हो गई थी 9, ठीक है। 2 यूटी बढ़ गई थी हमारे पास, 9 यूटी हो गई। अब वर्तमान में कितनी यूटी हैं? 8 यूटी हैं। तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, इनको मिला करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक। तो अब 8 यूटी हो गई, इस तरह से क्लियर हुआ। चलिए, ये समझ में आ गया आर्टिकल 3। अब इसमें देखो, इसमें लो सवाल, आप इसमें प्रश्न लेंगे हम लोग, ठीक है। भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? भारत में नए राज्यों की शक्ति किसमें, नए राज्य के गठन की शक्ति किसको दी गई है? कौन कर सकता है नए राज्य का गठन? तो आपको पता है ये पार्लियामेंट को शक्ति दी गई है, ठीक है, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है। संसद के द्वारा, अब आगे देखें सवाल अगला, संसद के द्वारा नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान के द्वारा नया राज्य कैसे क्रिएट किया जाएगा? देखिए, इसको अब हम बात करते हैं। तो संसद, आगे देखें, संसद राज्यों का निर्माण कर सकती है, इसमें जो सा सही नहीं है वो बताना है। वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है, संसद का नाम लिखा हुआ है तो ये वाला ठीक है। यहां पर आपको जो सही नहीं है वो बताने हैं, ये वाला तो ठीक हो रहा है अभी। दूसरा, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। देखिए, मान लीजिए तेलंगाना, यहां पर कैसे कैसे कोई, मान लो सॉरी आंध्र प्रदेश था पहले, ठीक है, आंध्र प्रदेश था।
आंध्र प्रदेश को, ये था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को दो राज्यों में विभाजित करना है, आंध्र प्रदेश को दो स्टेट्स में विभाजित करना है। तो ये कार्य कौन शुरू करेगा? ये इस राज्य के द्वारा शुरू नहीं किया जाएगा, राज्य की विधानमंडल से मतलब कोई लेना देना ही नहीं है यहाँ पे, शुरुआती स्टेज में बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। ये स्टार्ट कौन करेगी? संसद का कोई सदस्य है, ठीक है, संसद का कोई सदस्य यानी एमपी। एमपी एक प्रस्ताव लेकर के आएगा, एमपी एक प्रस्ताव लेकर के आएगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। एमपी संसद में एक प्रस्ताव लेकर के आएगा कि आंध्र प्रदेश राज्य से काट करके एक नया राज्य बनाना है, ठीक। किसी भी मतलब कोई आधार होगा लेकर के आया हो और वहां से डिमांड उठ रही थी, तो सांसद जो है संसद में ले आया, चाहे लोकसभा में ले आया चाहे राज्यसभा में। लोकसभा में लेकर के आया है मान लीजिए, तो स्पीकर को वो प्रस्ताव देगा, वो सांसद वो एमपी जो है संसद में आएगा और वो प्रस्ताव स्पीकर को देगा कि, और स्पीकर चेक करेगा उस प्रस्ताव को कि ये जो प्रस्ताव है ये राज्य क्रिएशन से, राज्य को क्रिएट करने से संबंधित है, तो उसको पहले राष्ट्रपति के पास भेजेगा। राष्ट्रपति उस प्रस्ताव पर यदि अपनी अनुमति देते हैं तो वो प्रस्ताव अब जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा, ठीक है, फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास हो जाने के बाद फिर जो राष्ट्रपति हैं उस प्रस्ताव को उस राज्य की विधानमंडल के पास भेजेंगे, उस राज्य की विधानमंडल के पास। मान लो यहां पर ये संसद में पास हो गया, ठीक है, लोकसभा से इसको मतलब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति जो है इसे आंध्र प्रदेश की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास, राज्य विधानमंडल के पास भेजेंगे। आंध्र प्रदेश की राज्य विधानमंडल से उसके विचार जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं, क्या यदि आंध्र प्रदेश को दो राज्यों में विभाजित कर दिया जाए तो इसमें कोई समस्याएं तकनीकी रूप से क्या आ सकती हैं। तो राज्यसभा में आंध्र प्रदेश की जो स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल है, वहां उस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस भिजवाई जाएंगी, ठीक है, कुछ सिफारिशें की जाएंगी या कुछ सुझाव दिए जाएंगे, उस राज्य की विधानमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। राष्ट्रपति अगर इसमें मान लीजिए सपोज करिए आंध्र प्रदेश ने भेजे कि अगर आप तेलंगाना को अलग करेंगे तो यहाँ पर अलगाववाद की समस्या या नक्सलवाद की समस्या बढ़ जाएगी उस तरह की, तो आप इसको मत करिए। और राष्ट्रपति को यदि लगता है, राष्ट्रपति को लगने का मतलब मंत्रिपरिषद होती है उसके साथ या उसके पीछे, तो अगर सरकार को ये लगता है या मंत्रिपरिषद को या राष्ट्रपति को ये लगता है कि हाँ ये जो आधार बताए गए ये ठीक है, तो वो उसकी सिफारिशों को मान भी सकता है। लेकिन वो सिफारिशें जो राज्य के द्वारा की गई हैं, राज्य के विधानमंडल के द्वारा, वो बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें मना कर दे, बिल्कुल नहीं, अब तो बनेगा ही, ठीक है। वो मान भी सकता है, नहीं मान सकता। अगर राज्य के विधानमंडल के द्वारा भेजी गई जो सिफारिशें हैं उससे कन्विंस हो जाते हैं भारत के राष्ट्रपति, तब वो मान भी सकते हैं। नहीं कन्विंस होते हैं, उन पर कोई बाध्यकारी नहीं है वो सिफारिश, वो तब भी बना देंगे अगर उन्हें क्रिएट करना है तो इस तरह से वो क्रिएट हो जाएगा, एक राज्य संसद क्रिएट कर देगी, ठीक है। संसद में आएगा वो मतलब सिफारिशें आई, अगर मान लो अपनी आंध्र प्रदेश उस प्रस्ताव को जो राष्ट्रपति ने भेजा है अपने विचार करने के लिए, उस पर कोई अपनी सहमति नहीं बनाता है ये आंध्र प्रदेश का या स्टेट का लेजिस्लेचर, तो वो प्रस्ताव अपने आप पास मान लिया जाएगा, ठीक है। तो राज्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं है राज्य के निर्माण में, याद रखेंगे, राज्य के निर्माण में, नए राज्य के निर्माण में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पहली बात, ठीक है। और राज्य की विधानमंडल है उसका भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। क्लियर हुआ ये चीज? चलिए ये हो गया। तो वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आएगा, अब वो लोकसभा में एक तरीके से और राज्यसभा में उसको जो है अब जो है उस पर वोटिंग होगी, ठीक है। उसको लोकसभा राज्यसभा से साधारण बहुमत से जो है उसको साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से उसको जो है पारित किया जाएगा। साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी क्या होती है? सिंपल मेजोरिटी में जो सदन में उपस्थित लोग होते हैं, ये उपस्थित सांसद होते हैं, उपस्थित सांसदों का 50% प्लस 1, ठीक है, 50% प्लस 1। यदि 100 सांसद उस दिन उपस्थित हैं लोकसभा में, ठीक है, 100 सांसद, ये 100 एमपी उपस्थित हैं, तो 50% यानी 50 सांसद प्लस 1 सांसद यानी 51 सांसद जो है, 51 सांसद ने यदि हाँ के पक्ष में वोट डाल दिया तो वो पारित हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे समझ में ये। तो पहले का देखो, कोई भी सवाल करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये जो है, हमने कुछ बेसिक प्रश्न भी लिए हैं ताकि आपको जो है समझ बनी रहे। इसमें देखिए, तो दूसरा क्या है, इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य मतलब जिस राज्य
से काट करके अलग राज्यों का निर्माण किया जाना है, उस राज्य की विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार का कोई विधेयक संसद में तभी पेश किया जाएगा जब राष्ट्रपति इसके लिए सिफारिश करते हैं, यानी राष्ट्रपति अनुमति दे देंगे तो तभी पेश किया जाएगा आगे को, ठीक है, क्योंकि स्पीकर ने भेजा था राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की हाँ होगी तो तभी आगे बढ़ेगा, वरना वहीं पर वो डस्टबिन में चला जाएगा अगर मना कर दी तो। राज्य विधानमंडल को संबंधित प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया 10वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ी गई। तो इसमें डी वाला ही गलत है, बाकी सभी सत्य हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर हुआ? चलिए, ये समझ में आ गया, तो यहां तक हमने ये सब डिस्कस कर लिया। ठीक।